नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज है इसका लेक्चर नंबर 6। हमने 5 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर 1 2 3 4 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज लेक्चर 6 है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो मूलवासी लोगों के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में होगा। मूलवासी कौन होते हैं, उनके क्या अधिकार है, क्यों चर्चा ये वैश्विक राजनीति में करी जा रही है, क्या इतनी बड़ी जनसंख्या है मूलवासी लोगों की, मूलवासी लोग होते कौन है, इसके रिगार्डिंग एक लास्ट लेक्चर आएगा। फिर उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये है कि अब जो कल एक और लेक्चर आएगा उसमें अपना ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे लास्ट लेक्चर की जो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का। और फिर उसके 5-6 लेक्चर में 5-6 लेक्चर उसको कंप्लीट करके हमारा पूरी बुक और पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो गुरुदेव, आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? एक बॉक्स में टॉपिक है, क्या वन निर्जन होते हैं? तो ये जानेंगे निर्जन का अर्थ क्या है। संसाधनों की भू राजनीति जानेंगे, जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज जो है वो जानेंगे। चलिए, और ये है बच्चों आप लोगों के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद कोर्सेज। इन कोर्सेज में आपको मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डाउट्स आ रहे होंगे और डाउट आ रहे होंगे तो कोई ना कोई सॉल्व करने वाला चाहिए। इसलिए आपको टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप बना करके दिए जाएंगे। उन डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आप अपने डाउट डालिए और डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको मिलेगी पीडीएफ, जो लेक्चर आ रहा है, जो क्लासेज आ रही हैं उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपके मॉडल पेपर्स कराए जाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट एप्लीकेशन पर होंगे। ये जो जितना भी आपको कोर्स में जो कुछ भी मिल रहा है वो नाम मात्र फीस में मिल रहा है। और अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो इन 2 नंबरों पे कॉल करिए और टीम को बोलिए कि हमारा इस सब्जेक्ट का ये वाला कोर्स शुरू कर दीजिए। कक्षा 12 अर्थशास्त्र है तो ये ले लीजिए, राजनीति विज्ञान है तो इसका भी ले लीजिए, और भूगोल है तो इसका भी ले लीजिए। और इन सब के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लर्निंग आर्ट्स का एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या वन निर्जन है, निर्जन होते हैं। तो सबसे पहले जो ये बॉक्स वाला टॉपिक है, इस बॉक्स वाले टॉपिक को अपन लोग कवर कर लेते हैं कि जो क्या वन निर्जन होते हैं। देखिए, दक्षिणी देशों के वन आंदोलनों और उत्तरी देशों के वन आंदोलनों में एक खास अर्थ में भिन्न है। देखिए, हम लोगों ने दक्षिण देशों की और उत्तरी देशों की बात करी, ठीक है। हम दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के देशों की चर्चा कर करके आ चुके हैं। दोनों के जो गोल है ना, दोनों के गोलों में बड़ा डिफरेंस है। दक्षिणी गोलार्ध कुछ चाहता है, उत्तरी गोलार्ध कुछ चाहता है। दक्षिणी गोलार्ध का जो मुख्य टारगेट है, मुख्य लक्ष्य है, वो क्या है कि सामाजिक और आर्थिक विकास होना चाहिए। और उत्तरी गोलार्ध के जो देश है उनका क्या मुख्य लक्ष्य है कि जो पर्यावरण की अभी स्थिति है उसको सुधारा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से तो हम देखें तो अंतर है ही दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। पर अगर वहां के वनों में, जंगलों में और जंगल के लिए वन आंदोलनों की अगर बात करता हूं तो उसमें भी दक्षिणी देश और उत्तरी देशों में कुछ एक भिन्नता है, एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है तो वो देख लेते हैं। दक्षिणी देशों के वन निर्जन नहीं है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों के वन जन विहीन है, या कहे कि इन देशों में वन को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है। देखो, दक्षिण देशों के वन निर्जन नहीं है। निर्जन नहीं होने का मतलब क्या है कि वनों में, जंगलों में काफी लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं से जुड़ा हुआ टॉपिक अगला आ जाएगा मूलवासियों का, कि जो जंगलों में रह रहे हैं। तो दक्षिणी देशों में वन निर्जन नहीं, मतलब अगर आप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में निर्जन नहीं है। उत्तरी गोलार्ध के जो देश है वहां के जो वन है वो जन विहीन है, मतलब वहां पे लोग नहीं रहते हैं, लोगों का हैबिटेट नहीं है जंगल। वहां पे बढ़िया लोगों के सबके मकान बने हुए हैं, सब वहां पे रहते हैं। जंगलों में कोई लोग रहता नहीं है, उनकी महत्वता, उनकी इंपोर्टेंस जानी नहीं जाती है। परंतु अगर हम दक्षिणी गोलार्ध के देशों की बात करें तो वहां पर जो जंगलों में है लोग रहते हैं वो निर्जन नहीं है। इसी वजह से उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है, यानी ऐसी जगह जहां लोग नहीं रहते, बसते। यह दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता है। इसी वजह से उत्तरी देश जो है वहां पे वन भूमि को निर्जन भूमि माना गया। कैसी भूमि माना गया? निर्जन भूमि माना गया। और इसका अर्थ क्या है? जहां पर जो लोग हैं वो नहीं रहते, नहीं बसते। मतलब निर्जन भूमि या निर्जन वन, निर्जन स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पे लोग नहीं रहते हैं, नहीं बसते, वहां पे लोगों का हैबिटेट नहीं है। और जैसे हम यहाँ पे वन की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जंगल है, वन है, वहां पर कोई लोग नहीं रह रहे हैं, कोई समुदाय, कोई वर्ग नहीं रह रहा है, ठीक है। तो उसको निर्जन भूमि कहा गया है। यह दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता है। तो ये वाला जो दृष्टिकोण है वो मनुष्य को प्रकृति का, नेचर का हिस्सा नहीं मानता है।
दूसरे शब्दों में कहे तो ये दृष्टिकोण पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीज मानता है, यानी एक ऐसी चीज जिसे बाग बगीचे या अभयारण्य में तब्दील कर मनुष्य से बचाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो ये दृष्टिकोण पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीज मानता है। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर ये वाला जो दृष्टिकोण है, मतलब जिसमें लोग जंगलों में नहीं रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध के अपन लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे जगह पे क्या है कि पर्यावरण को और मनुष्य को दोनों को अलग अलग माना गया है। जैसे अगर आज मैं बात करूं अपने भारत की, तो भारत में काफी ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, वो जंगलों पर पूर्ण रूप से निर्भर है। देखो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा देश वनों में रहने वाले लोग, इसका मतलब ये नहीं कि उत्तरी में कोई नहीं है, भारत उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर भी रह रहे हैं, पर मुख्यतः विकासशील देशों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। विकसित देशों में बहुत कम लोग जंगलों में रहते हैं। तो अगर एक इस विचारधारा, इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य को और पर्यावरण को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया। पर हम भारत की जब चर्चा करते हैं, हम देखते हैं कि मनुष्य ने पर्यावरण को ही अपना सब कुछ माना और उसके साथ जुड़ाव रखा है। आज जो समुदाय जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, वो क्या है, परिवार, अपना परिवार ही समझ रहे हैं जंगलों को, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो कुछ मिल रहा है वो यहीं से मिल रहा है, और यहां से मिल रहा है तो इसका संरक्षण करना, इसको बचाना बड़ा ही आवश्यक है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीज मानता है। तो पर्यावरण और मनुष्य बहुत दूर है, यानी एक ऐसी चीज जिसे बाग बगीचे या अभयारण्य में तब्दील कर मनुष्य से बचाया जाना चाहिए। मतलब ये क्या करा है कि भैया जो ये जंगल है या ये जो है, इसको एक प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के टाइप में या कोई एक ऐसा बाग बगीचा बना करके बचाया जाना चाहिए जो कि लोगों से दूर रहे। ये जैसे वन की जंगल की तस्वीर आपको दिखाएगी। दूसरी तरफ दक्षिणी देशों में पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित है कि लोग वनों में भी रहते हैं। तो अब दक्षिणी देशों की बात करूं तो वहां पर जो लोग हैं वो वनों में भी रहते हैं। अब लोग वनों में रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो वनों पर निर्भर है। वो वनों पर निर्भर है, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी है उनकी वनों पर। तो जो लोग हैं वो वनों पर निर्भर है, जंगलों पर निर्भर है, वहां रह रहे हैं, वहां से जो भी फल फूल पदार्थ जो भी मिल रहा है उसको खा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बेच कर करके कुछ पैसा कमा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार से। मतलब यहाँ पर अगर दक्षिणी गोलार्ध में या मैं विकासशील देशों की बात करूं तो वहां पर लोग वनों पर निर्भर है। मतलब वन और लोग अलग अलग नहीं है, लोग वनों पर निर्भर है। आज आप भारत की बात करिए कि भारत में जैसा हम लोग कहते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का आपने नाम सुना होगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, जो भी पूरी जड़ी बूटियां मिलती है, चाहे वो जंगलों में मिलो, पहाड़ों पर मिलो, कहीं पर भी मिलो, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, उन चीजों से मेडिसिन बना कर करके व्यक्ति को ठीक करा जाता है। तो मतलब हम लोगों को तो ये चीज पता थी, हमेशा से पता था कि साहब ये जो जंगल है, ये वाला जो पेड़ है, ये वाला जो फल है, इस चीज के काम आ सकता है, इस चीज के काम नहीं आ सकता है, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। ये बातें हमें तो सबको पता थी ना, 100% श्योर अपन इस चीज का पता था, तभी इतने वर्षों से आयुर्वेदिक जैसा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे चल रहा था। तो हमारे, और वो पता कैसे थे, क्योंकि लोग उन जंगलों में रहते थे, उन चीजों का प्रयोग करते थे, उनको पता था कि हाँ भैया ये चीज हमारी ये काम आ सकती है, हमारी इस बीमारी को इस प्रकार से ठीक कर सकती है, हमें जो रोग हो रहा है ये इस प्रकार से दूर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल करने से। तो लोग जंगलों पर, वनों पर निर्भर रहे हैं और वनों की वस्तुओं का इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करा है। वनों को विजनपन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में हावी है। अधिकांश यूरोपीय देशों के विपरीत इन इलाकों में अविकसित निर्जल वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो अगर इन इलाकों को देखो आप, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, स्कैंडिनेविया का मतलब हो गया जो फिनलैंड, स्वीडन, ये आपको देखने को मिलते हैं ऐसे देश, न्यूजीलैंड हो गया, ये जो वाले देश हैं, और अधिकांश यूरोपीय देशों के विपरीत इन इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र है। अविकसित निर्जन वन मतलब ऐसा वन, ऐसा इलाका जहां पे लोग नहीं रहते हैं, ऐसा इलाका आपको देखने को मिलता है। इसका यह मतलब नहीं कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजनपन का अभियान एकदम नदारद है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि दक्षिण गोलार्ध में जो विजनपन का अभियान है वो एकदम नदारद है। फिलीपींस में हरित संगठनों, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई है। तो फिलीपींस देश का नाम है, तो वहां पे हरित संगठनों, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने गरुड़ और अन्य जो शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक मुहिम, एक कार्यक्रम चलाया है। ये आपको जंगल की तस्वीर दिखाई है। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो चली है। तो बंगाल टाइगर को बचाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है, और सरकार ने तो प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया था 1972 में। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में जा भी नहीं रहा हूं बेटा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना भू संसाधनों की राजनीति, उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार और हाथियों
निर्दयता पूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान चलाया गया। विजन पेन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में छिड़े हैं। तो अफ्रीका में जो हाथी दांत का व्यापार होता था, हाथी दांत का व्यापार होता था, तो उसके लिए क्या है, हाथियों को निर्दयता पूर्वक मारा जाता था, तो उसके विरुद्ध भी क्या चला है, लंबा अभियान चला है। और इसी प्रकार के कुछ आंदोलन आपको ब्राजील और इंडोनेशिया में भी देखने को मिले। इन सभी अभियानों का ध्यान किसी खास प्रजाति को बचाने पर रहा है, साथ ही इनका जोर निर्जन वन पर्यावासों को संरक्षण देने पर है। ऐसे पर्यावासों से जंतु प्रजातियों को कायम रखने में मदद मिलती है। तो इन सभी अभियानों का ध्यान किसी ना किसी जो खास प्रजाति है उसको बचाने के लिए, जैसे हाथियों को, बंगाल टाइगर को, इनको बचाने के लिए। इसके साथ इनका जो निर्जन वन पर्यावासों को संरक्षण, मतलब निर्जन वन, उन वनों में जो पशु है, जो प्राणी जो रह रहा है, उनको संरक्षण देना, उन हैबिटेट्स जो है। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे आज आप कहते हो कि साहब हमारे जो घरों पे, सड़कों पे बहुत बंदर नजर आते हैं, ठीक है, ये वाले जानवर सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हमने उनके घरों को तोड़ दिया, हमने उनके जंगलों को खत्म कर दिया, उनके उन सारे स्थानों को खत्म कर दिया जहां वो रहा करते थे। तो पर्यावासों को, उन हैबिटेट्स को हमें संरक्षण देने की आवश्यकता है। ऐसे पर्यावासों से जंतु प्रजातियों को कायम रखने में मदद मिलेगी। विजनपन से जुड़े अनेक मसलों को हाल के दिनों में जैव विविधता के मसलों का रूप दिया गया है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजनपन की अवधारणा को स्वीकृति मिलना कठिन है। तो विजनपन से जुड़े जो अनेक मसले हैं उनको अभी किसका मसला बना दिया गया है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है उसका मसला बना दिया गया है। इनमें से अनेक अभियानों की शुरुआत वित्तीय मदद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWE जैसे संगठनों ने की है। ऐसे प्रयासों में स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई है। तो इसमें जो क्या है, शुरुआत वित्तीय मदद से करी गई है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प करी गई है। ये और ये कुछ संगठन है, ऐसे संगठनों ने शुरुआत करी और इसमें जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद ली गई है वहाँ के जंगलों को और वहाँ के जंगलों में रहने वाले प्राणियों को बचाने के लिए। चलिए, तो ये टॉपिक तो क्या वन निर्जन है या नहीं है, ये वाला तो जो टॉपिक था बॉक्स का था, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हमें जाना भी नहीं था। बॉक्स में अगर सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक जो अंटार्कटिका का टॉपिक था वो था, बाकी निर्जन वाला इतना नहीं। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, जो है संसाधनों की भू राजनीति। हमारा टॉपिक है संसाधनों की भू राजनीति, या जिसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन का अर्थ होता है कि वह हर वस्तु, पर्यावरण में मिलने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, वह हमारे लिए संसाधन कहलाती है। ये बात आप कक्षा 10 के भूगोल में संसाधन में विकास में पढ़ करके आए हैं कि संसाधन क्या होते हैं। पर अब ये चीज आप देखिए कि हर जो वस्तु है ना, हर देश को नहीं मिल सकती। आज इंडिया की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि कुछ वस्तुएं इंडिया में उत्पादित नहीं हो सकती, इंडिया में नहीं मिल रही। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर वो वस्तुएं नहीं मिल सकती जो इंडिया में मिल रही, क्योंकि भैया पर्यावरण है। यहाँ की मिट्टी कुछ उगा सकती है, दूसरे देश की मिट्टी कुछ उगा सकती है। हमारे यहाँ पे कुछ मिल सकता है, दूसरे देश में वो कुछ नहीं मिल सकता है। तो हर का जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो अलग अलग है। और जब अलग अलग है तो उस हिसाब से हम कहीं ना कहीं, हम सभी जो लोग हैं, पूरा जो विश्व एक दूसरे पर निर्भर भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, आज ईरान इराक हो गया, ये तेल निकलता है वहां से, पेट्रोलियम निकलता है, तो उस पेट्रोल के लिए हम सब उन पर निर्भर है कि वही भाषा चाहिए। अब वहां पर बाकी जो दूसरी चीजें ग्रो करना और करना, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा काम है, तो वो बाकी देशों पर निर्भर है। तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। परंतु एक्चुअल में क्या होता है, जो बड़ी ताकतें होती है, जो खुद को थोड़ा सुपर पावर मानती है, ताकतवर मानती है, तो ऐसे देशों का ये लगता है कि साहब अगर हम उन संसाधनों को अपने अंडर में ले लें, अगर हम उन एरियाज को अपने अंडर में ले लें तो कैसा रहेगा। वो संसाधन हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, दो संसाधनों की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे ऑयल की और दूसरी हम बात करेंगे वाटर की, ठीक है। तेल की बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे जल की। तो ऑयल और वाटर जो दो संसाधन है उनकी चर्चा करेंगे, उनके लिए क्या जियोपॉलिटिक्स है वो जानते हैं। जियोपॉलिटिक्स का अंदर समझ रहे हैं आप, भू मतलब भूमि, और भूमि के लिए राजनीति है। उस भूमि के लिए राजनीति क्यों है? क्योंकि भैया वहां पे कुछ जो है महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो मिलने की आशंका है। किसे, क्या, कब, कहां और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। तो किसे मतलब कौन से देश को मिलेगा, किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे जो जवाब है, यह संसाधनों की जो भू राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज है, इन्हीं सवालों से जूझता है कि किसे, क्या, कब, कहां और कैसे हासिल हो, यह बताता है।
यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार पर एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन है। ये जो यूरोपीय ताकत है पूरे विश्वव्यापी में प्रसार करा अपना, ठीक है। जैसे आप जितने भी यूरोपियन देश हैं उन्होंने ज्यादातर देशों ने क्या करा है कि अलग अलग देशों को उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया, तो वो पूरे विश्व में अपना क्या है प्रसार कर रहे हैं, अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि उनको क्या चाहिए? संसाधन चाहिए। संसाधन क्यों चाहिए? क्योंकि अपने देश को ज्यादा विकसित बनाने के लिए, अपने देश को डेवलप करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि इंग्लैंड जो है जिसने हम पर राज करा, अब जब वहां पर इंडस्ट्री सेटअप हुई, जब वहां पर उद्योग लगे, तो अब उद्योगों में मशीनें तो लग गई, बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए क्या चाहिए? आपको कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल आए तो आए कहां से? तो बोले रॉ मटेरियल अपन लेकर के आएंगे इंडिया से। कहां से लेकर के आएंगे? इंडिया से। ओके, और अब ये जो रॉ मटेरियल से हमारा अंतिम वस्तु बन चुकी है, फाइनल गुड बन चुका है, वो कहां पर बेचेंगे? इंडिया में बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि जो कच्चा माल है वो इंडिया से लेकर करके आना है और अंतिम वस्तु है वो इंडिया में बेच देनी है। तो अब ये जो कच्चा माल आ रहा है इंडिया से, इसका मतलब क्या है कि वो चीज कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंग्लैंड की परिस्थितियों में नहीं हो रही होगी, वो संसाधन इंग्लैंड वालों को नहीं मिल रहे होंगे। आज मसालों के लिए भारत हमेशा सदैव फेमस रहा है, तो वो मसाले पूरी दुनिया को ऐसे मसाले नहीं मिल पा रहे होंगे, तो इसलिए वो लोग यहाँ पर आए। तो हमेशा कहीं ना कहीं जो संसाधन है, उन संसाधनों के लिए ही इन यूरोपीय ताकतों ने क्या करा है कि अपना फैलाव, अपना प्रसार करा है। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच में तनातनी हुई है। राज्य मतलब जो अलग अलग देश है उनके बीच में तनातनी हुई है कि साहब नहीं नहीं, इन संसाधनों के, इस देश के संसाधनों पर तो हमारा अधिकार है, इस देश के संसाधनों पर तो हमारा अधिकार है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। तो संसाधनों से जुड़ी जो भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध और ताकत के संदर्भ में सोचा। अब इन्होंने क्या देखा कि ये जो पश्चिमी जो दुनिया जो है, जैसे कि यूरोपियन देश हो गए, इन लोगों ने भू राजनीति को हमेशा किस प्रकार से देखा? व्यापारिक संबंधों के रूप से देखा कि साहब हम वहां से व्यापार करेंगे तो खूब पैसा कमाएंगे, अपनी ताकत बढ़ेगी। तो व्यापारिक संबंध और उन भू राजनीति के लिए, उन संसाधनों के लिए खूब युद्ध करा है, अपनी ताकत को दर्शाया। तो इन पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध और ताकत के संदर्भ में सोचा है। और इस सोच के मूल में विदेश में संसाधनों की मौजूदगी, कि विदेशों में संसाधनों की मौजूदगी है, और समुद्री नौवहन में दक्षता। और ये लोग क्या कहते हैं? समुद्री नौवहन मतलब जो नेवी है उनका, नेवी कह सकते हैं, या समुद्र में आप कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दक्षता थी, इनमें कैपेसिटी थी कि साहब हम लोग समुद्र से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और बड़ा हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर करके हम सामान ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, इधर एशिया यूरोप वाला इलाका है। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज की शय तीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के से बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही। देखो अब इनको क्या है कि समुद्री जो नौवहन है, जो नाव होती है समुद्र के लिए, वो खुद इमारती लकड़ियों से बनती है। अब ये इमारती लकड़ियां आपको जंगल में पाई जाएगी। अब इस जंगल में जो लकड़ियां पाई जा रही हैं तो वो संसाधन कहीं कहीं कुछ देशों में होंगे। अब इन देशों में तो थे नहीं इतने जंगल, इतने वन, तो इन्होंने क्या सोचा, दूसरे देशों में हम उपनिवेश बनाए और वहां उपनिवेश बना करके हम उन चीजों को हड़पे। तो ये इन्होंने भारत में करा। तो भारत के सारे जो जंगल है उन सारे के सारे जंगलों को काट दिया, उन सारे के सारे जंगलों को कट करते गए। तो जंगल जो है इमारती लकड़ियों पर आधारित था। अब उनको जहाज के लिए ये लकड़ियां चाहिए। ये जो अब इन लकड़ियों की जो आपूर्ति है 17वीं सदी के बाद से यूरोपीय शक्तियों की पहली प्राथमिकता बन गई कि साहब कैसे भी कर करके जो इमारती लकड़ी है ना उसको हमारे देश में लेकर के आना है, क्योंकि इमारती लकड़ियों से क्या करेंगे, हम नौवहन जो है, समुद्री जो नौवहन है वो बनाएंगे और समुद्री नौवहन बना करके हम हमारे व्यापार को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे।
पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखें तो जो संसाधन है वो खासकर जो तेल है उसकी निर्बाध आपूर्ति का मतलब क्या है, बिना किसी बाधा के कोई आपूर्ति हो, सप्लाई हो, उसका महत्व बहुत अच्छी तरीके से उजागर हो गया। मतलब लोगों को ये चीज समझ में आ गई, देशों को समझ में आ गया कि जो तेल का है मतलब बिना किसी रोक टोक के सप्लाई होना, आना जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। तो पूरे शीत युद्ध के दौरान, अब आप लोगों ने शीत युद्ध पढ़ा है, अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर जी हमने तो नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि 2023-24 के सिलेबस में ये कट चुका है, एनसीईआरटी ने कट कर दिया। अब एनसीईआरटी ने कट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये वापस तो लौट करके आएगा नहीं, ठीक है। आने वाले जो बच्चे हैं वो भी शीत युद्ध के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पर देखो एनसीईआरटी ने जैसे कि चैप्टर 2 छोड़ा, 2 ध्रुवीयता का अंत, कि साहब ये पढ़ो बच्चों। अब देखो जो भी टीचर सच में एक प्रकार से ईमानदारी से पढ़ा रहा है, ज्यादातर ईमानदारी से ही पढ़ा रहा है, तो जो भी टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है और वो जानता है कि भाई 2 ध्रुवीयता का अंत जो है वो पूरा का पूरा शीत युद्ध से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो भी 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ाएगा वो 100% शीत युद्ध के बारे में बच्चों को बताएगा। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है शीत युद्ध का दौर, उसके बाद वन शॉट भी बना रखा है शीत युद्ध के दौर का, तो जिसको भी देखना हो वो देख सकता है। और चैप्टर 2 जब 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ा है तब भी मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर कम से कम शीत युद्ध के ऊपर इंट्रो दिया है कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब हम वन शॉट कर रहे हैं उसमें भी हम ये चीज कवर कर रहे हैं, तो अपन तो पूरा कवर कर रहे हैं, अपना तो कुछ छूटना ही नहीं है, ये तो पूरी गारंटी है, कुछ छूटना ही नहीं है। आप मेहनत करते जाओ, बस ये मेहनत करना बड़ा जरूरी है। तो शीत युद्ध का दौर जब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो तो उस समय में भी जो ये विकसित देश है, इन देशों ने क्या करा है कि ये जो संसाधन है, जैसे तेल की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, इसकी सतत आपूर्ति का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई होती रहनी चाहिए, लगातार क्या होती रहे, सप्लाई होती रहे, लगातार सप्लाई होती रहे, कि इस प्रकार के कदम उठाए। तो अब उसके लिए लगातार सप्लाई के लिए अगर किसी से युद्ध लड़ना पड़ रहा है, किसी से झगड़ा करना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है तो वो कर रहे हैं, पर वो लगातार सप्लाई बनी रहे, यही चाहते हैं। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को समर्थन देना शामिल है। अब किस प्रकार से इन संसाधनों पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश हो रही है? इन संसाधन दोहन के इलाकों, मतलब ये जो संसाधन जहां पे निकलते हैं, जहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, उन इलाकों में समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, ठीक है। मतलब जो समुद्र परिवहन मार्ग है कि भाई समुद्र के इस इलाके से यहाँ निकल के सामान जाएगा, तो इन इलाकों में क्या कर दिया, अपनी सेना को तैनात कर दिया, अपनी नेवी को तैनात कर दिया, जिससे क्या हो कि यहाँ से अगर कोई सामान कोई दूसरा लेने की कोशिश करे तो उस पर अटैक करा जा सके और उससे वो सामान छीना जा सके। महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, और ज्यादा से ज्यादा जो महत्वपूर्ण संसाधन है उनका स्टोरेज करा जा रहा है कि अपने लेते जाओ और स्टोरेज करते जाओ। संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी देश है, वहां पे संसाधन निकल रहा है, अब उस संसाधन जो है उस संसाधन पे वहां की सरकार का कंट्रोल होगा। तो ये जो शक्तिशाली देश होते हैं ये क्या कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को वहां पे सपोर्ट करना जो कि अपने समर्थन करे, मतलब अपने जैसा समर्थन हो वैसी सरकार वहां पे बिठाई जाए, मतलब अपने मनपसंद की सरकार वहां बैठे और अपने यहाँ पे बैठे बैठे सब कुछ काम अपना वहां पे रहो, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां इलेक्शंस में फंडिंग करवाएंगे कि नहीं, आप कैसे भी करके इलेक्शंस को जीतिए, कुछ भी करिए, फिर आप हमें सपोर्ट करना, हमारे देश को सपोर्ट करना। या इस प्रकार से दूसरा ये भी है कि वहां पर कोई राजा वाजा है तो उसका तख्ता पलट करवा करके अपने व्यक्तियों को बिठाएंगे, ऐसी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगम आप सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको एमएनसी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज जिनको कहा जाता है, एमएनसी जिनको कहा जाता है। ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज जिनको बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जा रहा है, ये ऐसी कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन कर रही है। एक से अधिक देशों में जो अपना उत्पादन करे उसको क्या है, बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है।
जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे आज अपने जोमेटो है तो वो एक से अधिक देशों में है, ठीक है। होंडा का नाम सुन लीजिए तो उसके जो फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जगह। तो अब अपने देश की कुछ कंपनियां होती है जो अपने देश की मूल होती है, तो उसको क्या करते हैं, उन दूसरे देशों में वहाँ ले जा करके कंपनियां खुलाते हैं, जिससे कि हमारे देश की कंपनी वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर सके, हमारे देश की कंपनी अमीर बने, जिससे हमें बेनिफिट हो। तो इस प्रकार के और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को हस्ताक्षर किया जाता है जो कि उस देश के लिए समर्थक हो, जो ताकतवर देश है उसके फायदे के लिए उन्हीं को समर्थन किया जाता है। पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इस खतरे में डाल सकता था। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूदा तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। देखो, पश्चिमी देशों की जो राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब बिना किसी रोक टोक के ये जो सप्लाई है ये होती रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें सोवियत संघ थोड़ी सी परेशानी डाल सकता है। सोवियत संघ क्यों परेशानी डाल सकता है? क्योंकि पश्चिम के देश जो कि वेस्टर्न अलायंस में थे यूएसए के साथ, अब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही तो शीत युद्ध चल रहा है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही शीत युद्ध चल रहा है। तो यूएसएसआर कभी भी नहीं चाहेगा कि यहां से निकल करके संसाधन वहां पहुंचे। जैसे अब आप लोग देखोगे कि अगर आपने बड़े अच्छे से दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ा है तो आपने देखा है कि जो ये केंद्रीय मध्य जो एशियाई गणराज्य थे, कार कंट्रीज जो थी, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये वाले देश है, यहाँ पे बहुत जो प्राकृतिक संसाधन वो बहुत है। तो वहां से सप्लाई नहीं पहुंचे, या जो खाड़ी के देश है, खाड़ी के देशों में कौन है, जैसे कि जो गल्फ कंट्रीज जिनको कहा जाता है बेटा, ईरान, इराक हो गए, ये जितने भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ये खाड़ी वाले हैं, ठीक है। तो वो गल्फ की खाड़ी है, तो जो खाड़ी वाली देश है उनकी बात हो रही है। तो यूएसएसआर कभी नहीं चाहेगा कि वहां तक जो है सप्लाई पहुंचे। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि जो खाड़ी के देश हैं, ठीक है, जो खाड़ी के देश हैं उनमें मौजूद जो तेल और दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के मौजूद के देशों में खनिज और विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार है। तो इन खाड़ी के देशों में जो तेल मौजूद है और दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के जो देश उनमें जो खनिज मौजूद है उन पर किसका कंट्रोल रहे? विकसित देशों का कंट्रोल रहे। ये चिंता किसकी है? पश्चिमी देशों की है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है। अब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब जो सरकारों की जो मौजूदा चिंता है वो है कि सुरक्षित जो आपूर्ति है उसको बनाए रखना। मतलब जो आपूर्ति हमारे पास हो रही है वो बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे, हम तक होती रहे। अनेक खनिज, खासकर रेडियोथर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है। और अनेक खनिज जैसे कि रेडियोथर्मी जैसे खनिज है, इनको व्यावसायिक फैसलों को लेकर के भी सरकारों को थोड़ी सी चिंता सताती है कि भैया ये खनिज हमें मिलने चाहिए। बहरहाल वैश्विक रणनीति में या राजनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। तो आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि तेल बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है, इंपॉर्टेंट संसाधन है। पेट्रोलियम एक इंपॉर्टेंट संसाधन के रूप में काम कर रहा है, तो उसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही है। ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा है। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। तो 20वीं सदी का अगर अधिकांश समय हम देखें तो विश्व की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर रही है? तेल पर निर्भर रही है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है, एक अपरिहार्य है, मतलब बड़ा ही आवश्यक है। और यही कारण है कि इसके कारण इस पर अपना अधिकार जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता रहा है कि हाँ साहब यह जगह हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ से तेल निकलता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग जगह है, तो यहाँ पे जो हिस्सा होना चाहिए हमारा होना चाहिए, यहाँ पर अधिकार हमारा होना चाहिए। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्ष का भी इतिहास है। ये बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। तो पेट्रोलियम का जो इतिहास है वो युद्ध का और संघर्ष का इतिहास है। पेट्रोलियम को लेकर के काफी युद्ध हुए हैं, काफी संघर्ष हुए हैं, जिसमें मतलब पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में बात स्पष्ट रूप से नजर आती है। वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया काफी युद्ध यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये अभी अपन को ज्यादा डिस्कस नहीं करता है, डिटेल में इतना नहीं जाना है। पश्चिम एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराते हैं। तो ये जो खाड़ी क्षेत्र है, गल्फ कंट्रीज हैं, वो कितना 30% टोटल जितना ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 30% ऑयल ये प्रोड्यूस करते हैं।
इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही एकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। और इस पूरे खाड़ी क्षेत्र वाले में जितना ज्ञात तेल भंडार है कि साहब हमें पता है कि इतना तेल भंडार पूरी दुनिया में है, उसका 64% हिस्सा कहां पर मौजूद है? इन खाड़ी देशों के पास मौजूद है और उसमें से 30% ये सप्लाई कर रहा है। अब सोचो, जब भी सप्लाई कम होगी तो कौन कर सकता है उसको पूरा? यही लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ही ज्यादा प्रोपोर्शन में, ज्यादा अनुपात में तेल अवेलेबल है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। तो सऊदी अरब के पास पूरे विश्व के का जो तेल भंडार है उसका 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तो सऊदी अरब जो है वो विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा अगर तेल का जो उत्पादन करता है वो सऊदी अरब ही करता है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पे। तो सबसे ज्यादा तेल कहां पर है? सऊदी अरब में। उसके बाद कहां पर है? इराक में। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अब भी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा है। तो इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर कोई खोजबीन अभी नहीं हुई है, पर फिर भी माना जाता है कि इराक के पास जो तेल भंडार है वो कितना है? 112 अरब बैरल है। बैरल मापने की यूनिट है बेटा, ठीक है, मेजर करने की यूनिट है। ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे तेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, इन देशों में क्या है? तेल की खपत बहुत ज्यादा होती है, पर ये सारे के सारे जो देश हैं ये इन खाड़ी देशों से काफी दूरी पर है। ये आपको एक तस्वीर फैक्ट्री की दिखाई गई। विश्व राजनीति देखो, अब तेल हो गया, ऑयल हो गया। दूसरा है विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है, साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो। विश्व राजनीति में जो पानी है वो एक और महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम कर रहा है। अब हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि काफी इलाकों में है ना, व्यक्तियों को, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, साफ पानी नहीं मिल पाता है और स्वच्छ जल समान मात्रा में नहीं है, पानी की कमी हो रही है, ठीक है, जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। और 21वीं सदी में पूरे फसाद की, पूरी समस्याओं की जो जड़ है वो जल है, पानी है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, ठीक है, जल रहना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, इस प्रकार की बातें रखी जाती हैं। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है। और इसी जो जीवनदायी संसाधन है, क्योंकि जीवन देने वाला संसाधन है ये, तो इसको लेकर के हिंसक संघर्ष होने की संभावना रहती है कि हिंसा भी हो जाती है। आप एक बड़े स्तर पे क्यों जाते हो? अगर आप ये देखोगे कि अगर घर में 4 दिन 5 दिन तक पानी नहीं आता है हमारी कॉलोनी में, हमारे इलाके में, और सरकार एक पानी का टैंकर भेजती है, तो वहां पर एक एक बर्तन भरने के लिए वो भी पड़ोसी लड़ पड़ते हैं जो सुबह शक्कर एक्सचेंज करते हैं, दोपहर में दही एक्सचेंज करते हैं, रात को बना हुआ खाना एक्सचेंज करते हैं, वह भी सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 मटकी 1 मटकी भरने के लिए भी क्या है, लड़ाई करने लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि फिर पूरे विश्व में जो ऐसी स्थितियां होंगी तो कैसा संघर्ष और कैसी हिंसा होगी। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको क्या नाम दिया है? जल युद्ध नाम दिया है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करें। जल धारा के उद्यम से दूर बसा हुआ देश उद्यम के नजदीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी या उसकी गुणवत्ता घटेगी। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई है। अब क्या होता है, कुछ देशों से 2 जगह से कहीं पानी का स्रोत निकलता है, ठीक है, नदियां निकलती और निकलती, तो कुछ देश क्या करते हैं कि बीच में बांध बना देते हैं। अब इस बांध से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सिंचाई भी हो सकती है, ये सब ठीक है, इस देश को फायदा मिलेगा। परंतु फिर वो बाद में जो दूसरे देश के पास पानी पहुंच रहा है उसकी एक तो स्पीड कम हो गई है, उसके पास मात्रा कम पहुंचेगी, तो इन चीजों को लेकर के भी हिंसा होती है। स्वच्छ जल संसाधन को लेकर के भी बहुत सी बार क्या है, हिंसक झड़पें हमें देखने को मिली है। इसका एक उदाहरण 1950 और 60 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष है। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। तो 1950 और 60 के बीच में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। यहाँ पर जो जॉर्डन और यारमुक नदी है उससे पानी का जो बहाव है उसको मोड़ने की कोशिश हुई थी, अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करी जा रही थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं। तो तेल और पानी दोनों ही जो है उन पर संघर्ष चलता रहता है।
इसी के साथ हमारा जो आज का ये लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्निंग शार्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।